नमस्कार, मैं राकेश तिवारी हूँ और जो कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है दांत। दांत न हुए आफत होगी। गली मोहल्ले और सड़कों पर उनके दांतों की ही चर्चा है। रिक्शे वाले, पान बीड़ी वाले, भिखारी और जेब तराश जोर जोर से बहस करते हैं, ठहाके लगाते हैं। कई बार जब वे सड़क पर होती हैं सीटी बजाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो शाम को सौदा सुलभ के साथ इस चर्चा को घर ले जाते हैं। इन दिनों सबको उनकी जिंदगी में झांकना एक रोचक घटनाक्रम से गुजरने जैसा लगा है। दृश्य 1। सुमित्रा घर से निकली तो 50 गज की दूरी पर खड़ा कटड़े जैसा एक हट्टा कट्टा युवक उनको दिखाई दिया। सहम गई। युवक के चेहरे पर कटे का काफी बड़ा निशान था। उम्र 25 के लपेटे में होगी। वह अपनी दाढ़ी जाता हुआ उन्हीं की तरफ देख रहा था। उन्होंने होंठ फैलाकर दांतों की एक झलक दिखाई और फौरन मुंह भींच लिया। उन्होंने रिक्शे वाले को आवाज भी लगभग आधा मुंह खोल कर दी। रिक्शा पास आया तो अपनी सफेद सूती धोती संभालते हुए झपट कर चढ़ गई। कटे चेहरे वाला एकदम करीब था। उन्होंने उसी तरह अधखुले मुंह से रिक्शे वाले से संभल कर चलने को कहा। वह ऐसी नसीहतों का अभ्यस्त मालूम पड़ता था। उसने सिर्फ कनखियों से देखा और गर्दन झुला झुला कर हल्के स्वर में गुनगुनाता रहा। उसके पेडल मारने से पहले ही उन्होंने जैसे मुंह भीजे रखने का इरादा बदल लिया और बोली, जरा धीरे से चलना भैया, नकली दांत लगाए हैं, झटका लगा तो गिर सकते हैं। हालांकि यह कहते हुए वे रिक्शे वाले को नहीं, उस कटे फटे को देख रही थी जो कटा फटा युवक है। युवक ने जेब में हाथ डाल रखा था। उनका शक यकीन में बदलने लगा कि हो न हो उसकी जेब में चाकू है जिसे वो हाथ से छू रहा है। वह कभी भी चाकू निकाल सकता है। भय से ज्यादा रोमांच से उनके रोंगटे खड़े हो गए। रिक्शे वाले को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि असली दांत गिरने से तो सब डरते हैं, ये बुढ़िया कैसी है जो नकली दांतों की चिंता कर रही है। उसने रूखे स्वर में, सुन लिया माता जी, कहा और फिर से गुनगुनाने लगा। सुमित्रा ने उसकी पीठ पर हाथ से 2 बार थपकी दी, जैसे दरवाजा खटखटा रही हो। रिक्शे वाले ने झोंटे खाती गर्दन को पीछे मोड़ा तो उन्होंने ई करते हुए अपने दांत दिखा दिए। देख ले, सोने के हैं। रिक्शे वाला हक्का बक्का। थोड़ी देर के लिए तो सचमुच डगमगा गया, फिर झैप मिटाने के लिए उस कटे चेहरे वाले की तरफ देखकर हंसने लगा। कटाफटा भी हंस पड़ा। सुमित्रा ने फिर से मुंह भींच लिया। रिक्शे वाला सोच रहा था, सोने के दांत ढंग से दिखाई नहीं दिए। काश बुढ़िया और थोड़ी देर ही करती तो वह आराम से देखता। वह साईं मंदिर जाने वाली सड़क पर बढ़ने लगा, जिस पर भीड़ भाड़ बनिस्बत कम रहती है। उस वक्त सड़क सुनसान थी। सुमित्रा मुड़ मुड़ कर पीछे देखती रही, कहीं कटाफटा पीछा तो नहीं कर रहा। लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था, सिवाय एक बूढ़े के जो हाथ का थैला झुलाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। उन्हें राहत की सांस लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें हल्की सी निराशा हुई, जैसे वे उम्मीद कर रही हो कि कटे फटे को पीछे आना चाहिए था। कुछ दिन पहले वे इससे उलझ चुकी थी। उस दिन आकाश में बादल के कुछ टुकड़े मंडरा रहे थे। अचानक धूप के साथ तेज बौछारें पड़ने लगी। वे सब्जी ले रही थी। कटा फटा भागता हुआ आया और उनसे टकराते टकराते बचा। सुमित्रा ने झट से उसकी बांह पकड़ ली और झिझोड़ती हुई बोली, सांड पीछे पड़ गया क्या? अभी टक्कर होते होते बची। मैंने सोने के दांत लगाए हैं, गिर जाती तो? कटा फटा बौछारों से बचने के लिए हलवाई की दुकान के आगे बनी टीन की छजली के नीचे खड़ा हो गया था। वह दूर से सुमित्रा को देखता और बेशर्मों की तरह हंसता रहा। उसकी हंसी में खिल्ले उड़ाने का अंदाज छुपा था।
दृश्य 2। ठीक 9 बजे वे मंदिर के गेट पर पहुंचे। सामने बोर्ड चमक रहा था, शिरडी वाले साईं बाबा। उन्होंने रिक्शे वाले को पैसे दिए। पलटी तो ऐन मुंह के सामने भिखारी खड़ा मिला, सिर पर साईं बाबा की तरह पटका बांधे, चेहरे पर अधपकड़ी दाढ़ी, सफेद चोगा पहन रखा था। उसने बायां हाथ माथे पर छुआते हुए दाएं हाथ से सुमित्रा की तरफ कटोरा बढ़ा दिया। सुमित्रा ने गौर से देखा। उन्हें वह कुछ देखा पहचाना लगा, तो हंसती हुई बोली, तू इस इलाके में बहुत चक्कर काटता है, इरादा क्या है? माई 5 का नोट दे दे, खाना खाऊंगा। सब पता है, रात में दारू पिएगा। कुछ नहीं है मेरे पास। जो था उससे दांतों में सोने की टोपी चढ़ा ली, ये देख। उन्होंने होंठ खींचकर दांत दिखा दिए। भिखारी हैरान, मैंने तो 5 रुपए मांगे और ये औरत दांत दिखाने लगी, पागल है क्या? वह बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया, पर कुछ कदम चलकर अचानक पलटा। माई, तू क्या समझती है मैं भिखारी हूं तो मैंने सोना नहीं देखा होगा? सुमित्रा ने सतर्क निगाहों से इधर उधर देखा और मंदिर के गेट में दाखिल होती हुई आवाज को दबाकर बोली, ये व्हाइट गोल्ड है, सफेद सोना। तू जानता है, सोने से ड्योढ़े दाम हैं। भिखारी खिसिया कर रह गया। मंदिर के अंदर काफी गहमा गहमी थी। वे भीड़ में खो गई, लेकिन भिखारी भीख मांगना छोड़कर सफेद सोने में उलझ गया। वह दूसरे भिखारियों से सफेद सोने के अस्तित्व के बारे में पूछने लगा था। सब ने अपनी अनभिज्ञता जताई। संकट की घड़ी में सबकी नजर कुल्ली भिखारन की तरफ उठ गई। वह उनमें अकेली ऐसी थी जिसे अपना नाम लिखना आता था, जो कई बार फुर्सत के वक्त फटे पुराने अखबार या कागज की थैलियां पढ़कर अपने साथियों को देश दुनिया की खबरें सुनाया करती थी। कुल्ली भिखारन ने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन पेश की। 2 रुपये बचाने के चक्कर में बुढ़िया चकमा दे गई, ऊंचे दर्जे की फेंक रही होगी, और तू साला बेवकूफ, तूने मान लिया कि सोना सफेद होता है। कल मिले तो बुढ़िया से ब्याज सहित वसूल लेना, नहीं तो साली को शराब दे देना। उस इलाके के सारे भिखारी गाली को श्राप कहते थे और कंजूसों को पूरी उदारता से श्राप देते थे। दृश्य 3। कहानी 23 जनवरी 1976 को उस वक्त शुरू होती है जब सुमित्रा को एक दांत कम होने का पहली बार पता चला। वे पति के साथ अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म देखने जा रही थी। दीवार के पोस्टरों से शहर की दीवारें पटी पड़ी थी। कड़ाके की सर्दी थी। लोग स्वेटर की बाहें खींचकर हाथों को उसके अंदर सिकोड़े घूम रहे थे। यह देखकर सर्दी का एहसास ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन सिनेमा हॉल की धक्का मुक्की में पसीने छूटने लगे। उन्होंने पति का हाथ पकड़ लिया। धक्का मुक्की में ही अचानक एक पल के लिए हाथ छूटा और दूसरा हाथ पकड़ में आ गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि यह हुआ कैसे। वह पट्टा भी हद दर्जे का आशिक मिजाज था। उन्हें अपना हाथ पकड़ाए हुए आगे बढ़ता रहा। वे बोले जा रही थी कि भीड़ बहुत है, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, आनंद में तो बच्चन भैया ने बड़ा अच्छा काम किया था। जब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने सिर उठाकर देखा। वे ऐसे चौंकी जैसे मरखने बैल का सींग कमर में घुसा हो। उनके हाथ ने काले कोट वाले एक सांवले मर्द का हाथ थाम रखा था। मुर्गी की कलगी जैसे लंबे बालों वाला वह मर्द अपनी कदकाठी से नामर्द दिखता था। हद तो यह कि वह बेशर्मों की तरह खी खी कर हंस रहा था। पकड़े रहिए, दीवार देखेंगे ना साथे में, और इंटरवल तक जो हमारे बीच है ना ससुरी दीवार,
वो कब किसे गिरा देंगे। एन उसी वक्त सुमित्रा के पिछड़ जाने पर उनके पति ने पलट कर देखा, लेकिन जो दृश्य उन्हें दिखाई दिया उसे देखकर उनका मन अपने हाथ की उंगली चबा लेने को हुआ, उसी हाथ की जो उन्होंने सुमित्रा को थमा रखा था। यह क्या, उनकी पत्नी किसी और का हाथ पकड़े चली आ रही है? कोई ममीरा फुफरे भाई मिल गया क्या? है कौन ये मनहूस? लेकिन जब उस छिछोरे को देखकर बात समझ में आई तो पेट हंसे और चेहरा कोई रिस्पॉन्स न दे। बड़ी देर बाद लकवा मारी जबान हिली। हद है भाई, एक बार सिर उठाकर तो देखना चाहिए था, कहीं हमको भीड़ में घुमाकर खुद रोने का इरादा तो नहीं कर लिया था। कैसी बात करते हो जी, थोड़ा लिहाज तो करो। तो अब तो 32 की उम्र पार कर चुकी हो, तुम्हारी अक्ल दाढ़ भी आ गई होगी, फिर भी हमारे और उस हिजड़े के हाथ में फर्क पता नहीं चला। सुमित्रा ने हाय राम कहकर हथेली अपने होठों पर रख ली। उन दिनों फिल्मी हीरोइनों को इसी तरह लज्जा आती थी। खैर, फिल्म का पहला सीन शुरू हुआ। हॉल में सन्नाटा, लेकिन सुमित्रा अब भी पिछले दृश्य में अटकी हुई थी। उन्होंने पति से पूछा, सच कह रहे हो, क्या वो वही था? पति ने घूर कर देखा। एन उसी वक्त उनका ध्यान हॉल में गूंज रहे राहुल देव बर्मन के संगीत की तरफ चला गया। उन्होंने एक बार कनखियों से पति को देखा और फिर गर्दन सीधी कर पर्दे पर नजरें टिका ली। उस दिन घर लौटकर सुमित्रा ने शशि कपूर के दांतों को याद करते हुए, इस फिल्म में शशि कपूर भी है, शशि कपूर के दांतों को याद करते हुए सबसे पहले शीशे में देखा और अपने दांत गिने। 1 बार, 2 बार, 3 बार, यह क्या 31 दांत? उन्होंने पति को बताया कि सचमुच एक कम है, तो क्या अक्ल दाढ़ नहीं आई होगी? पति ने शरारत के साथ कहा, मुझे तो पहले ही शक था। दृश्य 4। सुमित्रा 1976 से अब तक दीवार फिल्म की सुमित्रा देवी निरूपा रॉय हो गई थी। बिना किसी दुर्घटना के उनके 6 दांत साथ छोड़ गए थे। 8-9 की हालत जर्जर थी और 2-3 एकदम मरणासन्न अवस्था में थे। पुराने दांतों से बड़ा मोह था, होता ही है, लेकिन खाने दिखाने और साफ साफ बोल पाने में परेशानी खड़ी कर रहे थे। उखड़वाने से डर लगता था, किंतु अचानक ही सुमित्रा के व्यवहार में आश्चर्यजनक मोड़ आ गया। उन्होंने आओ देखा न ताओ डेंटिस्ट के पास जाने का फैसला कर लिया। जिस डेंटिस्ट के पास पहुंची थी उसने सलाह देने की जगह सवाल किया, उल्टा सवाल करने लगा। पूरे 25 उखड़वा लेंगी माता जी? क्यों, 25 का अंक अशुभ है? नहीं, आप चाहें तो उखड़वा सकती हैं, लेकिन क्या मतलब कि नहीं चाहे तो नहीं भी उखड़वा सकती? तो क्या यहां लोग दांत नहीं उखड़वाने के लिए आते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कहकर उसने गुस्से पर लगाम लगाते हुए तुरंत पैतरा बदला। आप चाहे तो जितने हिल रहे हैं फिलहाल उतने उखड़वा लीजिए। उखड़वाने हैं पूरे, और पूरे 32 लगवाने भी हैं। माता जी, नकली दांत सिर्फ 28 ही लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे कुछ बड़े साइज के लगवाने हैं। डेंटिस्ट का माथा भनभनाने लगा। अगर पहले जैसी बात होती जब वह सरकारी अस्पताल में था तो उबल पड़ता। उसने सुमित्रा की आंखों में देखा और बोलते बोलते उसकी बोलती अचानक बंद हो गई। अंदर से आवाज आई, मरीज भगवान होता है डॉक्टर, भले ही वह शैतान ही क्यों न हो। सुमित्रा ने बचे हुए दांतों का सफाया करने का फैसला कर लिया। हालांकि फैसला उन्होंने डॉक्टर की कृत्रिम मुस्कुराहट से प्रभावित होकर नहीं किया था। उनके अंदर घमासान छिड़ा हुआ था। कमजोर दांतों के पक्ष में हर फैसला कमजोर पड़ रहा था। डॉक्टर क्या जाने, वह डेंटिस्ट था, साइकाइट्रिस्ट नहीं। इसीलिए बेवजह अपनी पीठ थपथपा रहा था कि एक जटिल किस्म की बुढ़िया को उसने साध लिया। दृश्य 5। सुमित्रा ने दरवाजे का ताला खोला और घर के अंदर मुंह डालकर बोली, आ गई मैं।
तू तो पूछेगा नहीं, पर मेरा फर्ज है बताना। वे घर को संबोधित कर रही थी। यह कोई नई बात नहीं थी। वे बर्तनों से भी बातें करती थी। उनसे पूछती थी, क्यों, आराम हो रहा है? आजकल तुम्हारे पैदे में आंच नहीं लगती तो तकलीफ कम हो रही होगी। तकिए से तो वे सोते वक्त लगभग रोज ही बात करती थी। देख, रात में मुझे डर लगे या कोई बुरा सपना आए तो झट से हिला देना। तुझे तो सपने आते नहीं होंगे, पर मुझे आते हैं। सुमित्रा के दांतों की कहानी नाक की सीध में चल रही थी। कहानी ने करवट ली पति के निधन के बाद, जब बेटे अमित की शादी हो गई, जब घर में बहू आई, जब बेटे की शादी के 1 साल के भीतर ही बेटी प्रिया की डेंगू से मौत हो गई। पहले सुख दुख का साथी गया, फिर बातचीत का सहारा। पति के बाद अकेलेपन का सामना करने में बेटी ने ही मदद की थी। वह उन्हें घर से बाहर निकाल कर ले जाती, फिल्में दिखाती, घुमाती फिराती, हर वक्त व्यस्त रखती। लेकिन बेटी के गुजर जाने के बाद वे एकदम अकेली पड़ गई। पति को भुलाने की कोशिशों में जितनी सफलता हाथ आई थी, सब बेकार गई। अकेलेपन में वे फिर से लौट आए थे। बाप बेटी दोनों हर वक्त अगल बगल रहते। एक याद आए तो दूसरा उसके कंधे के पीछे से झांकने लगता। उन दिनों बहू कोई अपनी बात कह भी दे तो वे अपने आप को समझा लेती थी। छोड़ परे सुमित्रा, अपना दिल छोटा मत कर। वैसे बहू की एक ही बात उन्हें सबसे बुरी लगती थी, जब वह बेटे को डॉलर का भाव बताती थी। कहती थी, $1 ₹59 का हो गया, आज 61.5 का, आज तो 62 का हो गया। तुम इस वक्त अमेरिका में होते और अपनी सैलरी को रुपयों में बदलते तो अभी बैठे बैठे हजारों रुपये बढ़ गए होते। यह सब सुनकर अमित की आंखों में बिजली की लड़ियों की तरह दिप दिप करने लगती उसकी आंखें। एक बार उसके सामने कमजोर रुपये का चित्र उभरता। गांधी जी दिखाई देते एनीमिक से। दूसरे ही क्षण हरे पिछवाड़े वाला डॉलर सामने आ जाता। कभी गठीले बदन के अब्राहम लिंकन तो कभी मोटे गालों वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ। डॉलर WWF चैंपियन की तरह पैर पटकता और दहाड़ मारता। अमित आंखें मिचमिचाता हुआ मुंगेरी लाल की तर्ज पर अमेरिका का सपना देखने लगता। सुमित्रा को घबराहट होने लगती। बहू का इस तरह सपने दिखाना और बेटे का सम्मोहन में फंसते चले जाना उन्हें कतई पसंद नहीं था। उन्हें लगता कोई विशालकाय चील उनके आंगन में खेल रहे चूजे को झपट्टा मारने आ रही है। अमित MCA था। मेघा कहती थी, MCA के लिए अमेरिका ही सर्वोत्तम डेस्टिनेशन है। असल में अमेरिका लंबी गर्दन वाली मेघा का सपना था, लेकिन वह सपना अमित की आंखों में चमकता था। मां जब विदेश चले जाने के जिक्र से उदास होती तो अमित उनकी आंखों में भी सपना सुलगाने की कोशिश करता। मम्मी, जब तुम अमेरिका चलोगी ना हमारे साथ, तब पता चलेगा हिंदुस्तान और अमेरिका का फर्क। एक दिन मेघा ने आखिरकार कह ही दिया। मम्मी को झूठी तसल्ली क्यों देते हो? तुम जानते हो कि वह वहां नहीं रह सकती, उनके बस का नहीं है। उन्हें तो ठीक से खाना भी नहीं आता। कितनी तेज चपचप की आवाज करती हैं। असल में मम्मी के आगे के दांत नहीं है ना, इसलिए कुछ ज्यादा आवाज होती है। अमित ने बगैर सोचे कह दिया। मेघा फैल गई, तुम सफाई क्यों दे रहे हो? मैं तो यूं ही बता रहा हूं, उन्हें ले जाने के लिए भूमिका नहीं बांध रहा। अभी तो पहले हम ही चले जाएं। उन्होंने दोनों की बातचीत सुन ली थी। इसके बाद से ही
वे थोड़ा गुमसुम रहने लगी। घर के माहौल में एक अज्ञात बोझिलता पसर गई थी, लेकिन अब सुमित्रा बहुत सतर्क होकर खाना खाती, पूरी कोशिश करती कि खाते वक्त मुंह बंद रहे और चबाने की कोई आवाज न निकले। उन्हें अपने ही खाने चबाने की आवाज डराने लगी थी। दृश्य 6। वह रात सुमित्रा के लिए बड़ी मनहूस थी, जब अमित ने घर में घुसने के साथ ही ऐलान किया था कि वह और उसकी पत्नी अमेरिका जा रहे हैं। अगले हफ्ते वीजा के लिए इंटरव्यू था। उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई थी। सुमित्रा का मुंह आश्चर्य से अधखुला रह गया। पलक झपकते ही 20 दिन बीत गए। जाते हुए बेटे ने मां से इतना ही कहा था कि हम लोग आते जाते रहेंगे, बीच में कभी आपको भी बुला लेंगे। बेटे और बहू के चले जाने के 2 साल बाद ही सुषुप्तावस्था में पड़ी दांतों की कहानी ने फिर से सिर उठाया। तभी वे डेंटिस्ट के पास गई थी। जब दांत उखड़वाने की बारी आई तो वे भारी उधेड़बुन में थी। डेंटिस्ट ने पूछा, क्या सोच रही हैं माता जी कि दांत गाय की हड्डी से तो नहीं बनते? ऐसा नहीं सोच रही हूं माता जी, दांत हड्डी से बनते ही नहीं। क्या सोने के दांत लगवाए जा सकते हैं? मैं कह रहा हूं माता जी, बेफिक्र रहें, दांत एक्रेलिक और दूसरे मटेरियल से बनते हैं, हड्डी नहीं होती। मैं पूछ रही हूं, क्या सोने के दांत लगवाए जा सकते हैं? सुमित्रा ने थोड़ा रूखे लहजे में पूछा। डॉक्टर सकपका गया। माता जी, सब कुछ हो सकता है, पर मैं उसी की बात करूंगा जो मैं कर सकता हूं। इसका मतलब व्हाइट गोल्ड के भी लग सकते हैं। डेंटिस्ट थोड़ा चिढ़ गया। आप चाहे तो प्लेटिनम के बनवा सकती हैं, लकड़ी के दांत लगवा लीजिए, चाहे तो हाथी दांत के बनवा लीजिए। लेकिन अगले ही क्षण सुमित्रा ने पैतरा बदला। ठीक है, तो जिस चीज के लग सकते हैं लगा दो। सोने के नहीं लगवाने? मेरे पास पैसे कहां हैं? तो फिर बिला वजह इतनी पूछताछ क्यों की? ऐसे ही मान लो किसी से कहूं कि मेरे दांत सोने के हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि सोने का डेंचर लगता भी है या नहीं। डेंटिस्ट को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह जज्ब कर गया। बहरहाल साल भर में सारे दांत उखड़कर नकली लग गए। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वे एक्रेलिक के उन दांतों को व्हाइट गोल्ड के बताती फिरती थी, जबकि अच्छी तरह जानती थी कि व्हाइट गोल्ड का रंग दूधिया नहीं होता। वे पूरी गंभीरता से अफवाह फैलाने की कोशिश में जुटी हुई थी। दृश्य 7। अमित 2 साल बाद दिवाली पर आया, अकेला। फिर तीसरे साल नहीं आया। चौथे साल उसके आने की उम्मीद थी, लेकिन वह चौथे क्या 5वें और 6ठे साल भी नहीं आया। इस दौरान उसने मां को भी नहीं बुलाया। मां का तो पासपोर्ट ही नहीं बनाया था। यह 7वां साल चल रहा था। कई बार उन्हें भ्रम होता कि 7वां है या 15-20 साल बीत गए। वे अब साल, महीने और दिन गिनना छोड़ चुकी थी। झुर्रियां इस तेजी से बढ़ी थी कि शीशा देखने में डर लगने लगा था। इस दौरान कुछ और बाल सफेद हो गए थे। कमर कुछ कुछ झुकने लगी। थोड़ी सी भागदौड़ में सांस फूलने लगता। वे हर वक्त अपनी किस्मत को कोसती हैं। कितनी अभागी है कि पहले पति गए, फिर बेटी गई और अब बेटा दूर चला गया, होते हुए भी जैसे नहीं है। उन्हें अब भ्रम होने लगा था कि शायद वे हर वक्त चप चप की आवाज करती हैं, इसीलिए बेटा और बहू उन्हें अकेला छोड़ गए। शायद वे इसी लायक है, बदकिस्मत, बल्कि मनहूस, वरना एक एक कर सब उन्हें छोड़ क्यों गए। कई बार तो वे बेहद असहाय महसूस करती हैं, जब लगता है बुखार है। बिस्तर से उठने की इच्छा नहीं होती। वे कराहती हैं, पानी मांगती हैं। उन्हें भ्रम होता है कि कोई घर में जरूर है, वह छट से पानी के लिए हाजिर हो जाएगा। लेकिन उनकी कराहें किसी फेरी वाले की आवाज में, रिक्शे या साइकिल की घंटी में या गाड़ी के हॉर्न में दब जाती है। तब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सुन नहीं पा रहा। शायद वे पूरा घर छान मारती है,
कहीं कोई नहीं होता। वे उठकर पानी ले आती हैं, गिलास सामने रखती हैं और उसे देखती रहती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। कई के दिन हो जाते हैं, घर में आटा नहीं रहता, उन्हें बाजार से लाने की हिम्मत नहीं होती, शायद अंदर से खाने का उत्साह नहीं रहा, बनाने का तो कतई नहीं। एक आदमी के लिए क्या पकाना। इस अकेलेपन और बेबसी में सुमित्रा धीरे धीरे निर्जीव वस्तुओं से बात करने लगी। कभी फटा पुराना फोटो एल्बम लेकर बैठ जाती, बच्चों की तस्वीरें देखती। उन्हें यकीन नहीं होता कि बच्चे एकाएक इतने बड़े हो गए। बेटी तो इतनी बड़ी हो गई जैसे उनकी मां हो, उनसे पहले चली भी गई। वे उसके बचपन की तस्वीर बगल में रखकर उसे अब भी लोरी सुनाती है घंटों, फिर अपनी लोरी से खुद ही सो जाती है। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में पति को देखकर लगता है सब कल की ही बात है। एक साधारण सी नौकरी में पति उन दिनों पता नहीं क्या करते थे कि पूरा घर खुशियों से भरा रहता। तरह तरह का सामान घर में ठूंसने की कोई जरूरत कभी महसूस नहीं होती थी। घर में ऐसा कुछ भी नहीं था, पर बच्चों के साथ बैठकर खाते हुए कभी ऐसा लगा ही नहीं किसी तरह का अभाव है। रूखा सूखा भी हाथ चाट कर खाते थे और कभी पता ही नहीं चल पाया कि खाते वक्त किसी के मुंह से चपचप की आवाज भी होती है। आज घर काटने को आता है, दीवारों को देखकर ऊब होने लगी थी। दिन तो फिर भी बीत जाता, लेकिन रात काटनी भारी पड़ती। सुबह और शाम एक एक घंटा वे पार्क में बिताती हैं। पिछले कुछ दिनों से वे एक कठफोड़ की कारगुजारी देखते हुए पार्क में लगभग 2 घंटे बिता रही हैं। कठफोड़ गुलमोहर के पेड़ पर चौंस मार मार कर छेद करने में लगा रहता है। वह अपने बच्चों के लिए घर बना रहा है। उड़ने वाले बच्चों के लिए इतनी मेहनत। पार्क से लौटकर वे चाय पीती हैं और 10 बजे मंदिर चली जाती हैं। कभी मन हुआ तो नाश्ता किया, न हुआ तो नहीं किया। 12 बजे मंदिर से लौटती हैं, लेकिन बचा हुआ वक्त कटता नहीं। कभी पास पड़ोस में बैठा करती थी, पर एक दिन उससे भी तौबा कर ली। उनके घर से लगा हुआ शर्मा जी का घर है। सबसे बड़े घर में शर्मा जी हैं, संयुक्त परिवार है उनका, एकदम हेडमास्टर जैसे। एक रोज वे शर्मा जी के दरवाजे पर पहुंची तो अचानक उनका कर्कश स्वर कानों में पड़ा। शर्मा जी पत्नी को डपटते हुए घर की औरतों को सुना रहे थे, जबान की जगह थोड़ा हाथ पैर भी चलाया करो। और ये बुढ़िया है ना तुम्हारी पड़ोसन, इसको कोई काम नहीं है, टाइम पास करने चली आती है। तुम लोगों की तो घर गृहस्थी है, जिम्मेदारियां हैं, है कि नहीं। वे दरवाजे पर थी सुमित्रा, उल्टे पांव लौट गई। उस दिन के बाद उन्होंने पास पड़ोस में जाना बंद कर दिया। सुमित्रा के मन में एक सवाल बार बार उठने लगा, वे इतनी अवांछित क्यों हो गई अचानक? हर कोई उनकी उपेक्षा क्यों करता है? वे भगवान के कैलेंडर को देखती और फिर गुस्से से मुंह फेर लेती। उन्हें भगवान पर भी थोड़ा शक होने लगा था। दृश्य 8। एक दिन अचानक सुमित्रा के घर से चीख पुकार सुनाई दी। शर्मा जी की पत्नी दौड़ी दौड़ी पहुंची। देखा तो सुमित्रा जमीन पर गिरी है। एक पुराने जमाने का स्टूल उनके बगल में लुढ़का पड़ा है। वे गिरे गिरे कराह रही थी। श्रीमती शर्मा ने अपने पति को आवाज दी। वे जब तक बड़बड़ाते हुए पहुंचे तब तक उनकी पत्नी सुमित्रा को सहारा देकर घर के बाहर तक ले आई थी। शर्मा जी उन्हें इस तरह अस्पताल ले गए जैसे डॉक्टर के पास आलू का बोरा पहुंचाना हो। एक्सरे से पता चला
पैर की हड्डी में बाल बराबर क्रैक आ गया। प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। डॉक्टर ने दर्द और सूजन कम करने के लिए दवा दे दी थी। शर्मा जी का आधा दिन मुफ्त की समाज सेवा में निकल गया। वे खींचे हुए लग रहे थे। सुमित्रा दीवार पकड़ पकड़ कर अस्पताल से बाहर आई। शर्मा जी ने सड़क पर आकर एक रिक्शे वाले को बुलाया और सुमित्रा को रिक्शे के पास छोड़कर अपने काम पर चले गए। सुमित्रा को देखते ही रिक्शे वाला चौंका। अरे, सोने के दांतों वाली माता जी। फिर उनके पैरों की तरफ देखता हुआ बोला, कैसे तोड़ा लिया? वे कुछ बोली नहीं। रिक्शे वाले ने उन्हें सहारा देकर रिक्शे में बैठाया। वो आगे बढ़ते हुए बीच बीच में पलटकर सुमित्रा को तिरछी नजर से देख लेता था, जैसे वे पीछे से हमला करने वाली हो। अचानक ही वह फिर से पलटा और अपना सवाल दोहराया। बताया नहीं माता जी, पैर कैसे तोड़ा लिया? स्टूल पर चढ़कर सफाई कर रही थी भैया, गिर गई। रिक्शे वाला बुदबुदाया। गनीमत है ये नहीं कहा कि किसी रिक्शे वाले ने गिरा दिया। सुमित्रा ने पूछा, तुझे ऐसा क्यों लगा? आपका कोई भरोसा नहीं माता जी, पहले भी खूब चूतिया बनाया है आपने सोने के दांत बताकर। सुमित्रा की इच्छा हुई वे मुस्कुराए, लेकिन दर्द इतना था कि कोशिश असफल हो गई। रिक्शे वाला चुप हो गया था। कुछ ही देर में वे घर पहुंच गई। रिक्शे वाले ने उन्हें सहारा देकर घर के अंदर तक पहुंचा दिया। जाते हुए सुमित्रा ने उसे 20 रुपए दिए, फिर 10 रुपए और उसकी तरफ और बढ़ाकर कहा, रख ले। लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। 20 ही बनते हैं माता जी, मैं बीमार से, गरीब से और फकीर से फालतू पैसा नहीं लेता। वह जाने लगा तो सुमित्रा ने कहा, मेरे दांत सोने के नहीं है बेटा। मैं जानता हूं। वे चुप हो गई, इसलिए नहीं कि रंगे हाथों पकड़ी गई। चुप इसलिए हुई थी क्योंकि सफाई में लंबा चौड़ा ब्यौरा देना होता। उनके पैर में दर्द हो रहा था। उन्होंने दवाई निकालते हुए कहा, एक काम कर दे, मुझे एक गिलास पानी दे दे उधर रसोई से, मैं दवा खा लूं। रिक्शे वाले ने पानी देते हुए मन ही मन सोचा, बुढ़िया खिसकी हुई तो नहीं लग रही। सुमित्रा ने दवाई खाई और पैर ऊपर कर लेटने लगी। रिक्शा वाले ने उन्हें बिस्तर पर लेटने में मदद की और जाने लगा। सुमित्रा ने उसकी पीठ को संबोधित करते हुए कहा, मैं कैसे बताऊं कि सोने के दांतों की कहानी क्या है? रिक्शे वाला ठिठक गया, पलटकर बोला, कोई मलाल मत करो माता जी, बहुत लोगों को बढ़ा चढ़ाकर हाँकने की आदत होती है। सुमित्रा ने उसे हाथ के इशारे से वापस बुलाया और बैठने को कहा। वो उनके सामने जमीन पर बैठ गया। तू जानना चाहता है मैंने झूठ क्यों बोला? वैसे क्या करेगा जानकर भी। पता तो चले माता जी, भले घर की औरत, रोज मंदिर जाने वाली, ऐसी झूठी बातें क्यों करती है? कहकर उसने कुछ क्षण इंतजार किया और बोला, पहले तो मैं भी आपको पागल समझता था। सुमित्रा की नजरें उसके चेहरे को टटोलने लगी, जिससे भोलापन झलक रहा था। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया था किसी से दिल की बात किए। उन्होंने पति और बेटी की मृत्यु से लेकर बेटे के घर से चले जाने तक की पूरी कहानी उसे बता दी। फिर आंखें मूंद कर थके स्वर में बोली, मैं सोचती थी मेरा बेटा मुझे छोड़कर इतनी दूर नहीं जाएगा, कभी गया भी तो मुझे साथ जरूर ले जाएगा। हम अपने बच्चों को पूरी तरह कहां पहचान पाते हैं। अमेरिका जाना तो बड़ी बात है माता जी, छोटे मोटे लोग थोड़े जाते हैं। रिक्शे वाले ने पता नहीं नामसमझी में यह कहा कि उन्हें सांत्वना देने के लिए। सुमित्रा ने गहरी सांस छोड़ी। जाना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बच्चे लौट कर नहीं आते, मैं तो एकदम अकेली हो गई हूं। मेरा दम घुटता है। मुझे उसी तरह डर लगता है जैसे बचपन में लगता था। उन्होंने
करवट बदली, एक हल्की सी कराह उनके मुंह से निकली। आह! रिक्शा वाले ने तकिया सिर के नीचे लगाने में मदद की और दोबारा फर्श पर बैठ गया। सुमित्रा ने फिर से बोलना शुरू किया। सुनती रहती थी कि अकेले रहने वाले बुजुर्गों के घर में आज यहाँ डकैती पड़ गई, आज वहां पड़ गई। मैं सोचती थी मेरे साथ भी शायद किसी दिन ऐसा ही होगा, लेकिन यह सोचकर बहुत डर लगता है कि कोई चाकू से गोद कर या चारपाई के पाए से सिर फोड़कर हत्या कर देगा। अभी तो पोते का मुंह भी नहीं देखा। आपके पास माल बहुत है क्या? सुमित्रा कुछ नहीं बोली। उन्होंने रिक्शे वाले को गौर से देखा। वो मुस्कुरा रहा था। उन्हें लगा मन की बात बताकर गलती तो नहीं कर दी, कहीं ऐसा न हो यह रिक्शे वाला ही मार डाले। उन्होंने दोबारा उसके चेहरे को टटोला। सचमुच वह चोर लग रहा था। सुमित्रा ने घबरा कर पूछा, तू रात में क्या करता है? मतलब? मैं तो सोता हूं। तो क्या रोज सो जाता है? हां, पर सच बताऊं, कभी कभी पौवा भी लगाता हूं। उसके बाद आधी रात तक जोर जोर से गाता हूं। सुमित्रा ने फिर से उसके चेहरे को देखा। ये गवैये का मुंह तो लगता नहीं, चुट्टे का जरूर लगता है। फिर अचानक सोचने लगी, मैं डर क्यों रही हूं? मैं तो खुद ही चाहती थी कि किसी दिन कोई छोटा मोटा चोर उचक्का घर में घुस आए तो चलेगा। वह घर में घुसे, कुछ हाथ न लगने पर उसे गुस्सा आ जाए और वो धक्का मुक्की करके चला जाए, बस ठौर कुठौर न मारे। दृश्य 9। सुमित्रा बेड से पीठ टिकाने के लिए फिर कसमसाई। रिक्शे वाले ने फिर से मदद की। वे कुछ देर के लिए फ्लैशबैक में चली गई। उन्हें वह दिन अच्छी तरह याद है जब उनके मन में दांतों के इस्तेमाल का ख्याल अचानक आ गया था। हुआ यूं कि शर्मा जी की पत्नी से मंदिर में मुलाकात हो गई। वे अपनी उंगलियों को बार बार देख रही थी। फिर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सुमित्रा को नवरत्न की अपनी अंगूठी उतारने की सूचना देते हुए उसका कारण भी बताया। बोली, आज शर्मा जी के जाने के बाद मैं अखबार पढ़ने बैठ गई। मैंने सोचा मैं भी देखूं अखबार में ऐसा है क्या जो शर्मा जी चिपके हुए थे। तभी एक खबर दिखाई दी। लिखा था, सड़क दुर्घटना में एक आदमी मर गया। सुबह जब उसकी लाश मिली तो लाश की एक उंगली गायब थी। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि उंगली कटकर अलग कैसे हो गई और गई कहां। इस रहस्यमय केस को लेकर पुलिस हैरान परेशान थी। कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। 6 महीने बीत जाने पर भी केस नहीं सुलझा। पुलिस फाइल बंद करने ही वाली थी कि 2 दिन पहले एक चोर के पकड़े जाने पर सारा रहस्य खुल गया। उसने कई चोरियों के साथ साथ लाश की उंगली काटना भी कबूल कर लिया। चोर ने बताया कि दुर्घटना में मरे एक व्यक्ति की उंगली में अंगूठी चमक रही थी, इसलिए वह उंगली काट कर ले गया। चाकू से उंगली काटते हुए उसने लाश के चेहरे की तरफ देखा। तभी उसका एक पीला दांत चमका। उसने लाश के होंठों को उलट पलट कर देखा। उसके 2 दांत सोने के थे, वह उन्हें भी उखाड़ कर ले गया। यह किस्सा सुनने के बाद सुमित्रा के मन में अचानक 2 विचार एक साथ कौंधे। एक तो यह कि शर्माएं सही सोचती हैं। सोने की चेन तो क्या, अंगूठी पहनकर भी घर से नहीं निकलना चाहिए। कोई भी उंगली काटकर अंगूठी ले जा सकता है। दूसरा यह कि सोने के दांत सबसे सुरक्षित है। जीवित व्यक्ति के मुंह से कोई नकली दांत उखाड़ कर ले जाए तो ज्यादा से ज्यादा धक्का मुक्की करेगा, काट कर क्या ले जाएगा। क्या बात है माता जी, चोर की बात करते करते आप चुप क्यों हो गई? रिक्शे वाले ने पूछा। सुमित्रा को लगा उंगली काटने वाला चोर कहीं यही रिक्शे वाला ना हो। बोली, तूने कभी किसी लाश की उंगली काटी है? रिक्शे वाला थोड़ा पीछे सरक गया, कहीं बुढ़िया को पागलपन का दौरा न पड़ गया हो। उसने डरते हुए पूछा, लाश की उंगली कौन काटता है माता जी? तो क्या वो जिंदा था? कौन?
रिक्शे वाला हड़बड़ाकर उठने लगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही माताजी, मैं चलता हूं। सुमित्रा ने सिर को झटका दिया और एक गहरी सांस ली। नहीं, ये चोर नहीं हो सकता, वरना जाने की बात न करता। बोली, बैठ बैठ, मैं कहीं और खो गई थी। हाँ, तो मैं कह रही थी, धीरे धीरे मैं हारने लगी थी, पर एक दिन दिमाग में आया कि क्यों न लोगों से कहूं मेरे दांत सोने के हैं। शायद कोई मुझे जमीन पर पटक कर दांत ले जाने की कोशिश करे। थोड़ा चोट पटक लगेगी तो खबर मिलते ही बेटा दौड़ा दौड़ा आएगा। उनका गला रुत गया था। रिक्शे वाला उन्हें देखता ही रह गया। समझ में नहीं आया क्या कहे। बोला, हमें क्या पता माताजी, आप इतना दुखी हो। हम लोग तो यही सोचे कि थोड़ा खिसा कुसुक गई है। इतना कहकर उसने स्वर को ऊंचा किया, वो साला भूरे लाल है जो लंबू जेब कतरा। कहने लगा, बुढ़िया पागल है। चौराहे पर गांधी बाबे की मूर्ति के आगे खड़ी होकर कह रही थी, तू आजकल दुबला हो गया बाबा, बकरी का दूध पिए एकदम मस्त। सुमित्रा मुस्कुराई। अच्छा, तो उसने सुन लिया। मैंने बात की थी गांधी जी से। मैंने कहा था कि बकरी का दूध पियो और मस्त रहो। झूठी दुनिया के लिए सत्य के प्रयोग करने का कोई फायदा नहीं। रिक्शे वाला थोड़ा असमंजस में पड़ गया। क्या सचमुच इस बूढ़ी औरत को पागलपन के दौरे पड़ते होंगे? उसने मन की बात थोड़ा घुमा कर कही, माता जी, ऐसे मूर्तियों से क्यों बात करती हो? तो किससे करूं? रिक्शे वाले को कोई उत्तर नहीं सूझा। बोला, अकेले में गीत गाया करो माता जी, हम भी तो गाते हैं। मूर्तियों से बात करना ठीक नहीं है। लोग तो क्या से क्या सोच लेते हैं। ये दुनिया पागल है माता जी। सुमित्रा ने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी। रिक्शे वाले ने बात को दूसरी तरफ मोड़ना बेहतर समझा। बेटा जी आ रहे हैं क्या? क्यों? नहीं, मतलब आप घर की सफाई कर रही थी तो हमने सोचा। सुमित्रा अचानक फफक कर रोने लगी। रिक्शे वाला हैरान, वह उन्हें समझाने लगा। कोई बात नहीं माता जी, बेटा जी एक दिन जरूर आएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि आपका पैर टूट गया, वो आएंगे। सुमित्रा ने गहरी सांस लेकर आंखें मूंद ली। शायद अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। कुछ देर बाद आंखें खोलकर लेटे लेटे ही छत की ओर देखने लगी। तभी एकाएक उनका ध्यान पंखे पर लटक रही रस्सी की तरफ चला गया। अरे बाप रे, यह रस्सी तो लटकी रह गई। शर्मायन की नजर तो नहीं पड़ी होगी। पड़ी होती तो जरूर पूछताछ करती। उन्होंने मन ही मन राहत महसूस की और घबराए स्वर में रिक्शा वाले से बोली, मेरा एक काम कर दे, वो जो रस्सी लटक रही है ना, उसे उतार दे। रिक्शे वाले ने पंखे की तरफ देखा तो चौंक पड़ा। पंखे से लटकी रस्सी के एक सिरे पर फंदा बना हुआ था। पंखे के ठीक नीचे एक स्टूल अब भी लुढ़का पड़ा था। सारा माजरा समझते ही उसे देर नहीं लगी। वह धीरे से उठा, स्टूल को सीधा किया और उस पर संभल कर पैर रखते हुए रस्सी उतार दी। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी जबान सूख रही थी, मानो संसार के सारे शब्द कोई चोर उचक्का अचानक समेट ले गया हो। सुमित्रा ने फिर से आंखें मूंद ली थी। रिक्शे वाले को कुछ नहीं सूझा तो जेब से 20 रुपए निकाले और सुमित्रा की नजर बचाकर चुपचाप बेड से लगी तिपाही पर रख दिए। कुछ देर उन्हें देखता रहा। वह सुमित्रा से कहना चाहता था कि आगे से ऐसी सफाई न करें, लेकिन वह नहीं कह पाया और धीरे धीरे एक एक कदम उठाता हुआ दृश्य से ओझल हो गया। शुक्रिया।